हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं BHD LA 137 का पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड करूंगी, जिसके अंदर मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर स्पेशली फॉर दी जून एग्ज़ाम डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे आपको वो मिल जाएगा, तो आप पार्ट 1 वीडियो को भी देख लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक BHD LA 137 यानी कि हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल का गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है, तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो गेस्ट पेपर है वो ले सकते हैं। उसके अंदर आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स मिल जाएंगे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है। साक्षात्कार क्या है और आपको इसका अर्थ बताना है, और इसके कोई 5 जो सिद्धांत हैं आपको वो भी बताने हैं। सो आप बताएंगे कि साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सीधे आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। आपने टीवी पे किसी का इंटरव्यू देखा होगा, तो आप उसमें क्या देखते हो कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग बैठ के बातें करते हैं। इसका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना। एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। उसकी योग्यता का मूल्यांकन करना या उससे विचारों का आदान प्रदान करना होता है। यह प्रक्रिया शिक्षा, पत्रकारिता, भर्ती, अनुसंधान, प्रशासन आदि क्षेत्रों में उपयोग होती है। साक्षात्कार के 5 सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है गाइस? तैयारी का सिद्धांत, यानी कि साक्षात्कार लेने वाले को पहले से पूरी तैयारी करनी चाहिए कि उसको कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, किन किन विषयों पर जानकारी लेनी है, और जिस व्यक्ति का वो साक्षात्कार लेने वाला है उस व्यक्ति के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी भी उसको जुटा लेनी चाहिए। और वातावरण उपयुक्त होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे आ रहा है और आपने बहुत ही ज़्यादा अशांत वातावरण बनाया हुआ है। तो साक्षात्कार का वातावरण शांत, व्यवस्थित और तनाव मुक्त होना चाहिए ताकि दोनों पक्ष सहज महसूस कर सकें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए। फिर है सुनने का सिद्धांत। तो अभी सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो आप उसको बीच में इंटरप्ट तो नहीं करोगे। तो साक्षात्कर्ता को ध्यानपूर्वक और धैर्य से सुनना चाहिए ताकि वह उत्तर देने वाले की बातों को ढंग से समझ सके। एंड स्पष्टता होनी चाहिए, तो पूछे गए प्रश्न स्पष्ट, संक्षिप्त और सीधी भाषा में होनी चाहिए ताकि उत्तरदाता को भ्रम ना हो। एंड आदर और व्यवहार का सिद्धांत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आदर, विनम्रता और जो व्यवहार है उनका ना व्यवहार भी गाइस शिष्ट होना चाहिए। इससे संवाद प्रभावशाली बनता है। साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण संवाद प्रक्रिया है जिसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके 5 सिद्धांत हैं: तैयारी, वातावरण, सुनना, स्पष्टता और आदर। इससे सफल और प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम के अंदर आप यही सारे पॉइंट्स को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन एंड इलेबरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मक लेखन की भाषा के विविध रूपों को रेखांकित कीजिए। सृजनात्मक लेखन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो सृजनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक, जो लेखक है हमारा, वो अपनी कल्पना, भावनाएं, विचार और अनुभवों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। इसमें भाषा के कई रूप और शैली उपयोग में आते हैं जो इसे रोचक और प्रभावी और रंगीन बनाते हैं। सृजनात्मक लेखन की भाषा की अगर हम बात करें तो आपका जो सृजनात्मक लेखन है तो उसकी भाषा ना चित्रात्मक होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर ऐसे शब्द और वाक्य हों कि जब कोई उसको पढ़े तो उसके मन में उन सभी का एक जीवंत चित्र बनता चला जाए। जैसे कि बोला जाएगा कि नीली झील की चमचमाती सतह, तो यहाँ पे हमारी आंखों के सामने एक नीली झील और उसकी चमचमाती सतह दिखाई दे रही है। उसमें उपमा और रूपक का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि उसमें तुलना की गई हो, प्रतीकात्मक भाषा होनी चाहिए। जैसे कि वह शेर की तरह बहादुर था, तो यहाँ पे हमने उसको शेर की तरह बहादुर बताया।
आवश्यकता के अनुसार उसमें भावुकता भी देखो होनी ही चाहिए। तो लेखक अपनी भाषा में भावनाओं की विविधता, उसकी जो भावनाएं हैं, अलग अलग भावनाएं, खुशी भी हो कहानी में, दुख भी हो, क्रोध भी हो, आश्चर्य भी हो, इस सभी को उसे व्यक्त करना है। और वो अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं। अलंकार जैसे कि आपका रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि से भाषा सजीव और आकर्षक बनती है। रंगीन और कल्पनात्मक शब्दावली होनी चाहिए। तो सजीव और कल्पनाशील शब्दों का चयन होता है जो पाठक को आकर्षित करता है। लेखन में नियमों का सख्त पालन नहीं होता, बल्कि आपके सृजनात्मक लेखन में क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को कि जो शैली है वो स्वतंत्र है, जिससे लेखक अपनी अभिव्यक्ति का पूरा दायरा दिखा सकता है। कविता और गीतों में भाषा की लयात्मकता और ध्वनि का विशेष ध्यान रखा जाता है। एंड फाइनली आप निष्कर्ष में बताएंगे कि सृजनात्मक लेखन की भाषा बहुआयामी होती है, जिसमें चित्रात्मकता, अलंकार, भावुकता, कल्पनाशीलता और स्वतंत्रता होती है। ये सभी रूप मिलकर लेखन को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। भाषण की भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषण, तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को भाषण देते हुए, भाषण की भाषा कैसी होगी गाइस? सरल होगी, है ना भाई। अभी हम 4 लोगों से बात कर रहे हैं, 4 लोग क्यों, भाषण तो हमेशा ज़्यादा लोगों में ही दिया जाता है। तो भाषण की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। जटिल शब्द और भारी भरकम वाक्य भाषा को बोझिल बना देते हैं। भाषण में शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करे और उनका मनोबल बढ़ाए। तो भाषण की भाषा प्रभावशाली और आकर्षक हो, ताकि जो हमारे श्रोता हैं उनका मनोबल बढ़ जाए। भाषण में श्रोताओं से संवाद की भावना होनी चाहिए। तो आपका जो भाषण है वो एंगेजिंग लगेगा अगर आप उनसे भी प्रश्न पूछेंगे, कुछ उनको उदाहरण देंगे, ताकि वो लोग आपके भाषण से जुड़ाव महसूस कर सकें। तो भाषण में श्रोताओं से संवाद की भावना होनी चाहिए, जैसे कि प्रश्नों को पूछना या उदाहरण देना, जिससे वे जुड़ाव महसूस करें। और भावनाओं का समावेश भी ज़रूरी है। भाषा ऐसी हो जो श्रोताओं के दिल को छू सके और श्रोताओं को प्रेरित कर सके। अधिक लंबा भाषण श्रोताओं को उबाऊ बना सकता है, इसलिए भाषा संक्षिप्त और बिंदुवार होनी चाहिए। भाषण के लेखन पर आपको प्रकाश डालना है, यानी कि जब हम भाषण को लिखेंगे तो आपको क्या करना है। तो जब आप भाषण को लिखेंगे, जब आप भाषण को लिखेंगे तो आपको उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइज ये वाले सारे। तो पहले आप क्या करेंगे गाइज, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। यानी कि लिखने से पहले आपको विषय, उद्देश्य और मुख्य बिंदु क्या क्या चाहिए आपको वो तैयार करना पड़ेगा। और सरल भाषा का प्रयोग हो, तो भाषण में जटिल जो शब्द हैं उनसे हमें बचना होगा और एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना होगा जिसे बोलते समय हम आसानी से समझ सकें। ठीक है, समझ में आया कि जटिल शब्द ना हो। और जब मैं उसको बोल रही हूँ, ये नहीं कि मैंने लिखने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी और जब बोलने की बारी आई तो मैं अटक रही हूँ। तो जटिल शब्द नहीं होने चाहिए और उसकी जो शुरुआत है वो आकर्षक हो। एकदम से आप किसी कोड से कुछ एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग आप उसकी शुरुआत दे सकते हैं। एंड एट लास्ट आप उसमें मुख्य संदेश बताएंगे। श्रोताओं को जोड़ने के लिए भाषण में उपयुक्त उदाहरण और कहानियाँ भी शामिल कर सकते हैं। और लेखन के बाद भाषण को बार बार पढ़कर भी अभ्यास करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसकी प्रस्तुति अच्छी करेंगे ना, तभी तो लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसको हमें बार बार पढ़कर अभ्यास करना है, ताकि जो प्रस्तुति है वो सहज और आत्मविश्वासी हो। भाषण की भाषा सरल, प्रभावशाली और संवादात्मक होनी चाहिए और लेखन में योजना, स्पष्टता और अभ्यास होना चाहिए। फिर आपको जनसंचार के माध्यमों के स्वरूप पर टिप्पणी करनी है। जनसंचार माध्यम
वे उपकरण और तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को, समाचार, विचार, मनोरंजन बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों के बीच प्रभावी संचार स्थापित करना होता है। जनसंचार माध्यमों के स्वरूप की बात करें तो एक है हमारा प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम में आपका क्या क्या आता है दोस्तों? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, ये सब आपका प्रिंट माध्यम में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्थायी होता है। फिर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आता है। ये माध्यम ध्वनि और चित्र के माध्यम से सूचना को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एक आपका प्रिंट मीडिया, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, फिर आपका इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स आती हैं। ठीक है, तो डिजिटल और सोशल मीडिया आदि इस प्रकार के आधुनिक जनसंचार माध्यम हैं। ये तेज़, सुलभ और संवादात्मक होते हैं। फिर आपके कुछ कार्यक्रम जैसे कि नाटक, गीत, लोक कला, ये सब भी आते हैं। एंड जनसंचार माध्यम आज के युग में समाज की अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। ये सूचना का प्रचार प्रसार, शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरण का कार्य करते हैं। इनके स्वरूप निरंतर बदल रहे हैं। ठीक है ना? तो आज के समय में हम देखें तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। एजुकेशन हो गया तुम्हारा, एंटरटेनमेंट हो गया, लोगों को जागरूक करना भी इनका काम है। एंड ये निरंतर बदलते भी रहते हैं। डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार को और भी प्रभावी और त्वरित बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ सूचना की सत्यता और नैतिकता बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि जनसंचार का सकारात्मक प्रभाव बना रहे। ठीक है, सो पार्ट 2 वीडियो यहीं पे एंड होता है। इसके बाद मैं आपके लिए एक पार्ट 3 वीडियो भी लेकर आऊँगी, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो। एंड आपको तीनों पार्ट्स को देखना है। ठीक है गाइज, ऑल 3 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ ओल्डर जो वीडियोस हैं चैनल पे, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। एंड वीडियोस से भी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है।